Hello friends, welcome to my channel. In the today's video we will discuss about climate change and their impact on our agriculture system. ओके तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम के मतलब जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि क्लाइमेट का जब क्लाइमेट्स में चेंजेस आते हैं तो उसका बहुत अच्छा एंड बुरा दोनों टाइप का प्रभाव पड़ता है एनवायरनमेंट में। तो वो क्या प्रभाव है वो हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो फर्स्ट थिंग कि आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जो वेदर है एंड क्लाइमेट दे आर द नॉट सेम थिंग, दे बोथ आर डिफरेंट। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट वेदर एंड क्लाइमेट आर द नॉट सेम थिंग। ये चीज़ें ये जो चीज़ है ये मैंने प्रीवियस जो वीडियो है आपको उसमें भी बताई है, जिसका मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूँगी। आप प्रीवियस जो वीडियो वो चेक कर लीजिएगा। हाँ, और एक चीज़, आपकी वीडियो पूरे सिलेबस वाइज ही आ रहे हैं, तो आप जो भी है वीडियो पुराने देखिए तब आपको मतलब सीक्वेंस सही लगेगा। अदरवाइज़ आप एक वीडियो देख के फिर तीसरा देखेंगे तो आपको बीच का जो सीक्वेंस है वो ऐसा लगेगा कि कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हमने बोला कि वेदर एंड क्लाइमेट दे आर द डिफरेंट। ओके, तो वेदर जो रहता है ये शॉर्ट टर्म रहता है, मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है और एक लिमिटेड एरिया में होता है। दे कैन चेंज रैपिडली, बहुत ही जल्दी चेंज होने वाला होता है ये, एंड डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट, और इसको आप मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, पहले से इसका पूर्वानुमान नहीं कर सकते वेदर का, क्योंकि कैसे बात है कि ये बहुत ही लिमिटेड एरिया में है और मान लो अभी आपके यहाँ धूप है, सडनली वहाँ पर बारिश होने लगी, तो उस पर्टिकुलर एरिया में शॉर्ट टर्म के लिए जब जो मतलब चीज़ें हैं वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है, और जिसको हम पहले से एनालिसिस या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसको हम वेदर के मतलब जो क्राइटेरिया है उसमें रखते हैं। सो वेदर इज़ व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड योर विंडो राइट नाउ, दिस इज़ द वेदर। आप अपने विंडो से झांक कर देखिए, जो भी एक्टिविटी हो रही है दैट इज़ द वेदर, जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, पहले से प्रिडिक्ट नहीं किए हैं। आप जब खिड़की खोल रहे हैं तो आपको दिख रहा है, हाँ, लेकिन जो क्लाइमेट है वो क्या होता है वो हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। बट climate, it is the average of many year of weather observation. This is long term and occur in a wide area, seasonal changes and measured over a long span of the time. तो ये डिफरेंस होता है, तो ये अगर आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि वेदर क्या है एंड क्लाइमेट क्या होता है। नाउ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, identifiable changes in the climate of the earth as the whole that last for an extended period of time, decades or longer। तो जो भी आइडेंटिफाइबल, जो कि हम आइडेंटिफाई किया जा चुका है, इस तरह के जो हमारे अर्थ का जो क्लाइमेट है या पृथ्वी का जो क्लाइमेट है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं या लास्ट जो ईयर हैं या लास्ट जो टाइम है उसके बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि व्हेन ड्यू टू द मतलब ये जो चेंजेस है ये किस कारण से हो रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हेन ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस इट इज़ द यूजुअली रिफर्ड टू अ ग्लोबल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। बेसिकली मोस्टली जो है जो नेचुरल प्रोसेस होता है उसके द्वारा ग्लोबल क्लाइमेटिक जो वेरिएबिलिटीज़ हैं ये आ रही हैं, और यूजुअली दे रिफर टू चेंजेस फोर्स बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट चेंज द एटमॉस्फेयर। इससे पहले का वीडियो हमने पॉल्यूशन के ऊपर डिस्कस किया है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटी से, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से हमारा जो है एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है, इस कारण जो ग्लोबल क्लाइमेट है उसमें वेरिएबिलिटी आने लगी है। And then climate is affected by many factor, that is abiotic factor and biotic factor। abiotic ऐसे फैक्टर होते हैं जो नॉन लिविंग्स होते हैं, एंड बायोटिक फैक्टर दे आर द लिविंग फैक्टर्स। abiotic फैक्टर इज ओशियन करेंट्स, ठीक है, समुद्र में जो लहरें रहती हैं वो, एंड सोलर रेडिएशन आपका, एवोपोरेशन एंड वॉल्केनिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो। बायोटिक में ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड डिकम्पोजिशन बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म। नाउ द सम इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज से क्या ऐसा प्रभाव है हम यहाँ पर देखते हैं। एन एवरेज इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी, मतलब जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लग गया है, ठीक है, एंड द मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस एंड पोलर बियर
एंड अदर एनिमल आर डाउनिंग। ठीक, तो जैसे जैसे आपके अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, जो भी आइस है, पोलर आइस है, वो मेल्ट होने लगेंगे, जिससे कि जो बड़े बड़े ओशियंस हैं उनमें पानी जो है वो बढ़ने लग जाएगा। तो ये मतलब एक जो क्लाइमेट जो रहना चाहिए सही वे में, वो नहीं हो रहा है। क्लाइमेट्स में ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है अर्थ का, एंड मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, इस तरह का जो प्रभाव है वो बढ़ रहा है। देन माइग्रेटिंग द बर्ड्स आर फोर्स्ड टू चेंज देयर टाइम एंड प्लेस ऑफ माइग्रेशन। क्योंकि एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, तो बर्ड्स भी जो हैं सही टाइम और सही प्लेस पे माइग्रेट जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एंड मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स दे विल लीड टू हायर सी लेवल। जैसा कि मैंने बोला कि जो पानी का मतलब लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, विच विल कॉज द फ्लड एंड दे पुट मैनी लो एलिवेशन रीजन एट रिस्क ऑफ द डिसअपियरिंग अंडर वाटर। क्योंकि ज़्यादा पानी होगा तो ऑब्वियस सी बात है बाढ़ की स्थिति बन जाएगी। द लॉन्गर समर कैन डिस्टर्ब एनिमल हैबिटेशन, न्यू एंड वाइड स्प्रेड डिसीज़ बिकॉज ऑफ द वार्म क्लाइमेट। ठीक है, जैसा कि अभी भी आप देख रहे हैं कि हम बहुत बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं, उसी तरह जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज होता जाएगा, वार्म क्लाइमेट आते जाएंगे, तो नए नए तरह की डिसीज़ जो हैं वो पैदा होने लगेंगी। देन द डैमेज्ड क्रॉप ड्यू टू द सडन क्लाइमेट चेंज एंड फ्लड, and average precipitation is increased around over the world. Then drought, heat waves, extreme winter and storms, hurricanes, typhoons, they are the disaster बोलते हैं ना, जो वो क्रिएशन हो रहा है क्योंकि सूखा आ रहा है, लू चल रही है, एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा ठंडी आ रही है। ठीक है, हरिकेन्स आ रहे हैं, टाइफोन्स आ रहे हैं, तो ये सब जो है एक इफ़ेक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंजेस के। इसके अलावा मोर वाइल्ड फायर्स जो हैं, मतलब जंगल में आग लग जाना बहुत ज़्यादा हीट के कारण, ये सारी चीज़ें हमारा एक इफ़ेक्ट है जो कि कॉज हो रहा है क्लाइमेट चेंजेस के कारण। Now the contribution of different sector in the world to climate changes, they are the source of greenhouse gas emission. Water and waste water से 2.8%, फॉरेस्ट्री से 17.4%, एग्रीकल्चर से 13.5%। ऐसा आप देख सकते हैं कि किस किस एरिया से कितना कितना कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट चेंज के लिए। व्हाट इज़ द ग्लोबल वार्मिंग? ठीक, ये आपका ऑप्शनल का एक टॉपिक भी है, तो ध्यान से देखिए। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है ये तब आता है व्हेन द अर्थ हीट्स अप, जब पृथ्वी गर्म होने लगती है एंड द टेम्परेचर ऑफ जो है अर्थ वो इंक्रीज़ होने लगता है। ठीक, मोर रिसेंटली द टेम्परेचर हैव बीन राइजिंग causing the more dangers for people, animal, plant and environment. जैसा जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, राइज हो रहा है, दे कॉज डेंजर फॉर सभी के लिए। ठीक है, जैसे कि पीपल, एनिमल्स, प्लांट्स एंड हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी। द ग्रीन हाउस इफेक्ट, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ व्हेन द टेम्परेचर गोज अप on earth since the sun's heat and light energy is trapped in the earth atmosphere। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का हम यूज़ करके ग्रीन हाउस मतलब स्ट्रक्चर में हम ऐसे क्रॉप्स भी लेते हैं जो नॉर्मल हम क्लाइमेट्स में नहीं ग्रो कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें होता ये है कि जो सन रेज आती तो हैं पृथ्वी पर वो ट्रैप होके रह जाती हैं और रिटर्न नहीं जा पाती हैं, जिसके कारण पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होने लगता है। और ये सब हो रहा है क्योंकि जो ओजोन लेयर हैं या ऐसी लेयरें हैं जो ये सब रेस को आने से रोकती हैं पृथ्वी पे, वो जो है उनका क्या हो रहा है, डिप्लीटेशन होते जा रहा है, क्योंकि ह्यूमंस की एक्टिविटी जो है वो इतनी ज़्यादा हो रही हैं जिससे कि क्लाइमेट पे जो है बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है एंड पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीजेज हो रहा है। While the heat from the sun enter our atmosphere, the heat has trouble living back out our atmosphere। हीट जो है वो मतलब बाहर नहीं मतलब आ तो रहा है पर रिटर्न बैक होने में उसको प्रॉब्लम हो रही है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, solar radiation power the climate system and some solar radiation is reflected by the earth and the atmosphere। कुछ ही जा पा रही हैं बट मोस्टली जो है वो बैक हो जा रही हैं, नहीं जा पा रही हैं। ठीक।
सो दिस इज़ द एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा आप देख सकते हैं. In the coming decades, climate change and other global trends will endanger agriculture, food security and rural livelihoods. So agriculture and climate change, a third-fold relationship. First thing is that agriculture as a contribute to climate change. Second is impact of climate change on agriculture, and एग्रीकल्चर एज अ पोटेंशियल मॉडरेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज. सबसे पहली चीज़, एग्रीकल्चर कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट्स आ रहा है एग्रीकल्चर पे, एंड एग्रीकल्चर किस तरह से एक पोटेंशियल मॉडरेटर है क्लाइमेट चेंज होने के लिए. तो food demands will rise. In order to meet the global demands, we will need 60 to 70% more food by 2050. So the current issue in agriculture, first thing is that overproduction in a short term, yet food insecurity for a large population. क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड डिमांड्स बढ़ रही है, तो आपको कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन करने की ज़रूरत पड़ रही है. देन इल्ड में कमी आ रही है, डिक्लाइन इन द इल्ड्स, डाइवर्सिफिकेशंस एंड क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेस. नाउ source of the 30% of total global anthropogenic emission of GHGs, that is the particulate matter and GHGs from the land clearance by fire and burning of the residues. ये जो गैसेस हैं या ये जो मैटर है, इनका एमिशन किसके द्वारा हो रहा है, फायर, और हम जो रेसिड्यूज रहते हैं एग्रीकल्चर की जब उसको बर्न करते हैं तो इस तरह की जो गैसेस हैं उनका इमिशन हो रहा है. एंथ्रोपोजेनिक इमिशन ऑफ द मेथेन एंड N2O, दैट इज़ द CH4 जो कि है मेथेन, फ्रॉम द राइस एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन. जब हम धान का जो खेत रहता है वहाँ से बहुत अधिक मात्रा में मेथेन गैस का इमिशन होता है, इसलिए स्मेल भी देखना आती है. ठीक है. एंड N2O फ्रॉम द फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर से. तो अमोनिया भी है जो कि यह नाइट्रस ऑक्साइड है, ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में पाई जाती हैं. ये जो है रेफरेंस दिया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2003. ओके. सेकेंड थिंग इज़ दैट इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है एग्रीकल्चर पे जब क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं. ग्रेटर लॉस एक्सपेक्टेड इन अ रबी. Every 1 degree Celsius increase in temperature they reduce wheat production by 4 to 5 million tons. जैसा कि आप देख रहे हैं रवि का प्रोडक्शन बहुत, जो रवि सीज़न रहता है, जैसा कि आप जानते हैं 3 सीज़न है, खरीफ, रवि एंड जायद. सो रवि का जो सीज़न है, जो विंटर सीज़न रहता है, वो सीज़न को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है क्योंकि जैसा जैसा 1 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान इंक्रीज़ होते जा रहा है, वीट का प्रोडक्शन 4 to 5 मिलियन टन डिक्रीज़ होता जाएगा. सो loss only 1 to 2 million tons if farmer could plant in a time. Okay. Then reduce frequency of frost damage, less damage to potato, pea and mustard. ठीक. Increased drought and flood are likely to increase the production variabilities. Cereal productivity decrease by 10 to 40% जैसे कि 2100. देन द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन व्हीट प्रोडक्शन. देखिए किस तरह से कम होता जा रहा है ईयर बाय ईयर. नाउ स्ट्रेस इन अ फिजिकल टर्म, इट इज़ डिफाइन अ मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट. स्ट्रेस जो है अगर हम फिज़िकल टर्म्स में डिफ़ाइन करेंगे तो ये एक तरह का मैकेनिकल पावर है या फोर्स है जो कि पर्टिकुलर एरिया में लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर. इन अ रिस्पॉन्स टू अप्लाइड स्ट्रेस एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज अ चेंज इन द डायमेंशन विच इज़ नोन एज द स्ट्रेन.
ठीक, जैसा जैसा आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स में मैकेनिकल फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो मतलब चेंज के डायमेंशंस में जाने लगेगा, जिसको हम स्ट्रेन भी नाम देते हैं. So stress is an advanced force or a condition which inhibit the normal functioning and well-being of a biological system such as a plant. तो स्ट्रेस ऐसा कंडीशन है जिसमें जो जैसे प्लांट है उसमें जब हम इस तरह का स्ट्रेस या मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं तो वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं करता है और बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो सुचारू रूप से नहीं होने के कारण प्लांट जो रहते हैं वो स्ट्रेस के कंडीशंस में आने लगते हैं. देन वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, दैट इज़ द फ्रीजिंग, चिलिंग, हीट, ड्रॉट, फ्लड, सैलिनिटी एसेट्रा. Then how hot is too hot? Rising the CO2 and temperature. Carbon dioxide emitted by human in main cause. ठीक है. Then global surface temperature risen 0.8 degree Celsius since 1818. Australian temperature risen 0.9 degree Celsius since 1910. ठीक. तो जैसा जैसा CO2 का राइजिंग होगा एंड टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा और गर्म से भी गर्म होने लगेगा. ठीक है. अर्थ. हीट स्ट्रेस इन राइस प्रोडक्शन सिस्टम. ऑल राइस प्रोडक्शन सिस्टम विल बी एक्सपोज टू हीट स्ट्रेस बट रेनफेड अपलैंड्स आर पर्टिकुलरली वनरेबल्स. तो हीट स्ट्रेस लीड टू हाई स्टेरिलिटी. ठीक, बहुत ज़्यादा स्ट्राइल होंगे, ग्रेन फिलिंग नहीं होगी, स्टंटिंग होगा, एसिलरेटेड डेवलपमेंट होंगे एंड अबव द 33 डिग्री सेल्सियस स्टेरिलिटी ऑफ द राइस ड्रास्टिकली इंक्रीज. जैसा जैसा टेम्परेचर देखिए आपका बढ़ रहा है, ग्रेन फिलिंग एंड स्टेरिलिटी है वो आपकी इंक्रीज हो रही है एंड प्रोडक्शन आपका जो है वो डिक्रीज हो रहा है. देन सेवरल यील्ड रिडक्शन, ग्रेन क्वालिटी दैट इज़ द चेकीनेस, मतलब जो ग्रेन्स रहेंगे उसमें पेनिकल्स में ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होगा, इंक्रीज़ होगा जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है. तो चेफिनेस इंक्रीज़ होगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा. नाउ द फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ प्लांट टू लो टेम्परेचर, मतलब जब लो टेम्परेचर होता है तो क्या ऐसा फिजियोलॉजी होती है, मतलब रिएक्शन होता है प्लांट्स में. सो जो ईच प्लांट हैज़ इट्स यूनिक सेट ऑफ टेम्परेचर रिक्वायरमेंट. हम सभी जानते हैं कि हर क्रॉप की टेम्परेचर रिक्वायरमेंट अलग रहती है, उसके अकॉर्डिंग क्रॉप को बांटा गया है. देन विच आर ऑप्टिमम फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. के लिए वो प्रॉपर मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, अंतर आने लग जाता है और प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता पौधों का. A set of temperature condition which are optimum for one plant may be stressful for another plant. हो सकता है कि आपके राइस को मतलब ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट. सो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर इंसान का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होता है, उसी तरह हर प्लांट्स का रिक्वायरमेंट अलग अलग है. मे बी इस प्लांट, मान लो आपके पास 2 प्लांट है, उसमें से एक प्लांट को ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, बट सेम टेम्परेचर पे दूसरा प्लांट जो है वो डेवलप नहीं हो रहा है, वो डेड हो जाएगा. ठीक, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि टेम्परेचर के जो कंडीशंस हैं विच आर ऑप्टिमम फॉर वन प्लांट दे मे बी स्ट्रेसफुल फॉर अनदर प्लांट्स. मैनी प्लांट्स स्पेशली दोज विच आर नेटिव टू वार्म हैबिटाट दे एग्जिबिट सिम्टम ऑफ इंजरी व्हेन एक्सपोज टू लो और नॉन फ्रीजिंग टेम्परेचर. तो जो ऐसे प्लांट्स हैं जो हाई टेम्परेचर में ग्रोथ करते हैं या हॉट क्लाइमेट से डिज़र्व करते हैं, वो जो प्लांट्स हैं उनमें जब उनको कम लो टेम्परेचर में या ऐसे लो फ्रीजिंग टेम्परेचर पे हम रखते हैं तो उनमें इंजरी एक्सपोज होने लग जाती है. तो ये हमने देख लिया. देन प्रोजेक्टेड इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर. सो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वुड इंक्रीज द फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट for the same production targets and result in a higher emissions of gases. Increasing the sea and river water temperature are likely to be affect the fish breeding, migration and harvest. Then the coral reefs start decline from 230. Increased water, shelter and energy requirement for the livestock that implications for the
मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो ये इम्पैक्ट जो पड़ेगा हमारे इंडियन एग्रीकल्चर पे। तो वेराइबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज अनदर ड्राइवर इन एग्रीकल्चर। पहला तो है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, सी लेवल राइज होगा एंड वेरिएबिलिटी एंड एक्सट्रीम इवेंट जैसे कि फ्लड एंड ड्रॉट के कंडीशंस आने लगेंगे। ठीक है, नाउ थर्ड थिंग हम देखते हैं एग्रीकल्चर कैसे पार्ट है सॉल्यूशन का क्लाइमेट चेंज के। इंक्रीजिंग द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन थ्रू द लैंड मैनेजमेंट। हम लैंड मैनेजमेंट करके कार्बन जो है सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं, कवर क्रॉप के साथ, ग्रीन मैन्योर्स के साथ, एग्रो फॉरेस्ट्री यूज़ कर सकते हैं, कंजर्वेशन टिलेज कर सकते हैं। दे कुड रिड्यूस द ग्लोबल CO2 इमिशन 5 to 15%। ऑर्गेनिक फार्मिंग बट लिमिटेड बेनिफिट्स के साथ। दे इनहेंस द कार्बन स्टोरेज इन अ सॉइल। तो दे आर द सम मैनेजमेंट जिससे कि हम सॉल्यूशन, ये ऐसे सॉल्यूशंस हैं एग्रीकल्चर के जिससे हम क्लाइमेट चेंज को कम कर सकते हैं। Now, projected beneficial impacts of climate change on Indian agriculture: reduce frequency of frost damage, so less damage to potato, pea and mustard. New flooded area may become available for the fisheries in the coastal regions and other potential benefits, if any, need to be कैरेक्टराइज। तो जहाँ पर फ्लड्स आया है वहाँ पर हम फिशरीज जो है वो मतलब फिश प्रोडक्शन कर सकते हैं एंड जब फ्रॉस्ट डैमेज की फ्रीक्वेंसी कम होने लग जाती है तो वहाँ पर पोटैटो, पी एंड मस्टर्ड को क्या होता है, डैमेज कम होता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि हमने देख लिया कि किस तरह क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन एग्रीकल्चर पे या एग्रीकल्चर पे। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड